तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आज फिर से तुम्हारे सामने आ चुके हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके। आज हम और भी ज्यादा मजा और मस्ती करने वाले हैं मैथमेटिक्स के साथ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में और थोड़ा उसमें ज्यादा ही डेप्थ में चले गए थे। इस बार हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे थोड़ा सा वेक्टर स्पेसेस पे, क्योंकि जो मेन चीज हमें क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पढ़नी होती है वो वेक्टर स्पेसेस होता है या लीनियर अलजेब्रा होता है। तो आज उसके बारे में बात करने वाले। जैसे लास्ट टाइम मैं एक इक्वेशन से स्टार्ट किया था, इस बार भी मैं थोड़ा सा अप्रोच वैसा सा ही कुछ रखने वाला हूं। इक्वेशन नहीं होगी बट थोड़ा एनालॉजी से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज में देखोगे तो रिवीजन या प्रैक्टिस जो होती है वही बहुत बड़ा मेजर पार्ट अदा करती है। तो इसीलिए हमें पहले जो कल सीखा था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था वो आज हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एंड लेट्स डू इट। हमने पढ़ा था सबसे पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में। डू यू रिमेंबर? हाँ, मुझे पता है नहीं याद होगा, है ना? तो याद है ना? फिर ठीक। अगर मान लो हमारे पास एक सेट है आर, उस पे ऑपरेशंस हैं बहुत सारे, देयर आर एन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, तो उसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम एक सेट लें, ये नॉन एम्प्टी सेट था, याद आया कुछ? अगर हम एक सेट लें और एक ऑपरेशन का यूज करें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पे हम एक ऑपरेशन का यूज करें तो इसका नाम मैंने क्या बताया था? दिस इज कॉल्ड ग्रुपोइड। अब बताया था ना। और इसके साथ एक फ्री में प्रॉपर्टी भी मिलती है जिसको बोलते हैं क्लोजर, है ना? फिर इसके साथ ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं ना। फिर इसके साथ हमने क्लोजर के बाद बताया था अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी आ जाए तो फिर हमारे पास सेमी ग्रुप हो जाता है। फिर अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए तो मोनोइड हो जाता है। फिर इनवर्सिस भी एग्जिस्ट कर जाए तो ग्रुप बन जाता है। और अगर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी आ जाए, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाता है? अबेलियन ग्रुप हो जाता है। उसके बाद मैंने तुम्हें रिंग के बारे में बताया था कि दो ऑपरेशंस आ जाए और कितनी प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाए? 5 प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की, 2 प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लिकेशन की, और 3 प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लिकेशन की और एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, तो वो रिंग बन जाती है। फिर ऐसे बहुत सारी बातें बताई थी कि अगर 12 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, 5 होती हैं एडिशन की, 5 होती हैं मल्टीप्लिकेशन की, और 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई थी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक वो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, याद है ना वो अजीब सी प्रॉपर्टी। वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको क्या बोलते थे? फील्ड बोलते थे। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जान रखी हैं। तो आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा इजी हो जाएगा वेक्टर स्पेसिस पे जो हम बात करने वाले हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लेना, उसको टाइट कर लेना, और आज हम सीखने वाले हैं वेक्टर स्पेसिस के बारे में। क्या होता है ये वेक्टर स्पेसिस? फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो मैं थोड़ा वेक्टर से स्टार्ट करवाना चाहूंगा, कि इक्वेशन से स्टार्ट करवाना चाहूंगा जो हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ी होती है। ऐसी ऐसी इक्वेशन देखिए ना, 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 10 और एक x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5। ऐसी ऐसी लीनियर इक्वेशंस देखिए ना। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है। ऐसी इक्वेशन से डील करने वाले हैं, इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे। ज्योमेट्री से जाएंगे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इस जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी, समझाई थी तुम्हें लास्ट टाइम, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम इन सारी चीजों को। फील्ड वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वही बेस बनाता है मैथमेटिक्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब मैं यहां पे तुम्हारे सामने कुछ इक्वेशन लिखने वाला हूं, उसको समझते हैं, और वहीं से ही अब हमारी जर्नी मेन स्टार्ट होने वाली है वेक्टर स्पेसिस तक की, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशंस तक की। अब देखते जाओ। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, x प्लस में y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3। ऐसी कोई इक्वेशन लिख दी। अब हमें इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ऑल तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया तुमसे, कर सकते हो सभी, है ना? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर ये y से y कट जाएगा, ये माइनस x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अप टू सोन सारी चीजें हम कर सकते हैं। मेनली मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके देखूं, ग्राफ प्लॉटिंग का मतलब होता है अगर मैं x और y में ग्राफ बना के देखूं, मान लो ये दो इक्वेशंस कुछ ऐसे आ गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैंने यहां पे इन दोनों का ग्राफ बनाया और वो कुछ ऐसी आ गई, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। जब भी कोई इक्वेशन एक पॉइंट पे कट करें तो उसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मैं इक्वेशन ऐसी लिखता x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मान लो मैंने ऐसी इक्वेशन लिख दी, मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए गया, और याद रखना मैं ग्राफ एकदम रफ बना रहा हूं, शायद इसका ये ग्राफ हो भी ना, जस्ट
एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ बनेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो तुम खुद बना के देख सकते हो। मान लो इसका कुछ ग्राफ ऐसा सा आ गया जो मैंने अभी बनाया है, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो? देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। मान लो कुछ ऐसा आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब तुम कहोगे भैया ये तो दोनों सेम ही इक्वेशन है, नीचे वाले में से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये तो सेम ही बन जाएगी। इसका मतलब ये इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं, एक इक्वेशन उसके ऊपर दूसरी इक्वेशन, एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे मर्ज हो रखी हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट हुए, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो इसका मतलब है कितने सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हुए। यहां तक समझो पहले तो बात को। हम इक्वेशन, जो भी लीनियर इक्वेशंस होती है, हमने देखा उनके 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, एक हमारे पास नो सॉल्यूशन, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनमें कोई लेना देना नहीं है, और एक हमारे पास है जिनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वो 2 अलग अलग इक्वेशंस एक्चुअल में थी ही नहीं, वो एक ही इक्वेशन थी, बस नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब एक काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको एक बार इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का थोड़ा सा। मान लो मैंने एक्स वाई यहां पे लिखा और मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मान लो मैंने इसमें वैल्यू पुट की, सबसे पहले 0 0, फिर पुट की 0 1, फिर पुट की 1 0, फिर पुट की 1 1, फिर 2 0 2 0 2 और लास्ट 2 2। ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट करने की कोशिश की और मुझे पता लगा, मुझे एक जो आंसर मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। मैंने यहां पे वैल्यूज पुट की और इन वैल्यूज को अगर मैं यहां पे बना के देखूं इसमें, हाँ, अगर मैं इसमें बना के देखूं तो कैसी बनेगी। अभी ये सिंपल, मैंने कोई भी वैल्यूज ले ली हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज ली हैं, रैंडम, बिल्कुल रैंडम। ये है 0 0 पॉइंट, ये है 0,1, ये 0,2, ये हमारे पास है 1,0 2,0, ये है 1,1, ये है 2,2। इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कैसी शेप बन रही है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ शेप बन रही है। ये पॉइंट ऑल्दो हमने लिया नहीं था, वैसे ही ज्वाइन कर दिया है। दिस इज द पॉइंट। बट अब इस इक्वेशन पे आते हैं, जो मैंने इक्वेशन लिखे ना टॉप पे, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, स्मॉल x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस 6 की जगह मैं एक जनरल पॉइंट मान के चल रहा हूं, लेट अस से कैपिटल X। इस 3 की जगह मैं एक जनरल पॉइंट मान के चल रहा हूं, कैपिटल Y। खुद से मैं मान के चल रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं, ये स्मॉल x y था, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल x स्मॉल y, ये हम लेके चल रहे हैं पॉइंट, ये हमने डिसाइड किए हैं। लेकिन अगर मैं कैपिटल X कैपिटल Y लिखना चाहूं, मतलब इनमें ये x और y की वैल्यू पुट करके देखना चाहूं, तो क्या होगा। जैसे पहले मैंने 0 0 पुट किया 0, इसमें 0 0 पुट किया 0, इसका मतलब हमारे पास 0,0 ही आ गया। ऐसे ही अगर मैं 0,1 पुट करके देखूं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 1, और इसमें पुट करके देखूं दोबारा आ जाएगा 1, तो 1,1। समझ पा रहे हैं। कैपिटल X का मतलब है इसको यूज करेंगे, कैपिटल Y का मतलब इसको यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं यहां तक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 1,0 पुट करके देखूं तो इसकी जगह 0, इसकी जगह 1, तो कितना आ जाएगा 1,2। अप टू सोन हम ऐसे सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जब तुम इसको प्लॉट करके देखने वाले हो, मैं एक बार देख रहे हो कैमरा में ये चीज आ रही है, हाँ। अब जब तुम इस चीज को प्लॉट करने वाले हो कैपिटल X और कैपिटल Y में, कैपिटल X कैपिटल Y प्लेन में करके देखोगे, तो ग्राफ देखोगे कुछ ऐसा सा बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं रफ ग्राफ बनाऊंगा हमेशा, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा सा हो गया इसका ग्राफ। इसका मतलब हम सीधा सा एक स्क्वायर लेके चले थे, वो ऐसा टेढ़ा होकर रेक्टेंगल बन गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही हमें मेनली सीखना था यहां से, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी से ट्रांसफॉर्मेशन। ये था हमारे पास। समझ पा रहे हैं इस बात को। बढ़िया बढ़िया। एक चीज और दिखाते हैं तुम्हें। तो ये हमारे पास थी ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशंस ली कुछ ऐसी जो हमने अभी यहां पे लिखी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल X, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल Y। उसका एज अ रिजल्ट हमें पता लगा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी सी हो गई है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही स्टडी करना अब हम बाकी के लेक्चर में हमें। समझ पा रहे हैं इस बात को? पक्का? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये चीज हो सकती, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और दूसरी मैंने इक्वेशन दी, या इसको कैपिटल X मान रहे हैं आजकल हम, कैपिटल X, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कैपिटल Y। तुम कहोगे भैया फिर से वही दिक्कत, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लो, ये तो वही वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लूं तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये हमारे पास, ये तो कैपिटल X था, तो ये बन जाएगा 3 कैपिटल X इज इक्वल टू Y। इसका मतलब दोबारा से अगर मैं स्मॉल एक्स वाई के पॉइंट्स यही लूं, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करूं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशंस क्या है, ये y इज इक्वल टू 3x। तो इस बार अगर तुम ग्राफ बना के देखोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। मतलब तुम इसमें और इसमें पॉइंट्स पुट करके देखो, इसमें पुट करो ये वाले पॉइंट्स एक्स वाई की जगह वैल्यू, और इसमें पुट करो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मान लो ये लिखा ही नहीं है, ये स्टेप मान लो मैंने लिखा ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दो, इग्नोर दिस, जैसे तुम हो तो इग्नोर, है ना, वैसा ही बिल्कुल सेम। ज्यादा दिल पे लग गई बात, तो फिलहाल के लिए इस चीज को छोड़ दो, इनमें वैल्यूज पुट करके देखो, आंसर इस बार एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कई सारी तरह की हो सकती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज आ गई, हमें तो नहीं समझ आ रहा भैया बिल्कुल भी, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, मैंने क्या किया, एक इस यूनिवर्स में बैठ के कुछ तो ऐसा ऑपरेशन लगाया, कुछ तो ऐसी चीज लगाई जिसके कारण मैं दूसरे यूनिवर्स में चला गया, पैरेलल यूनिवर्स में। कुछ ऐसा सा बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मैंने यहां पे क्या किया, मैं इस यूनिवर्स में हूं, यूनिवर्स नंबर 1 जिसमें मैं अभी हूं, मैंने कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाई, नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन टी, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई कि मैं यूनिवर्स नंबर 2 में पहुंच गया, यूनिवर्स नंबर 2 में पहुंच गया। ऐसा एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता था यू लेटर से, और मैं यूनिवर्स नंबर 3 में पहुंच जाता। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ही कुछ हम यहां पे भी कर रहे हैं। हमने पहले इस यूनिवर्स में थे, या इस ग्राफ में थे, स्मॉल एक्स वाई के प्लेन में थे, हमें कैपिटल एक्स वाई के प्लेन में जाना था, स्मॉल एक्स वाई में थे और कैपिटल एक्स वाई में जाना था। तो क्या हुआ, जाने के लिए कॉस्ट क्या पे करने पड़ी हमें, कि स्क्वायर था पहले, वो रेक्टेंगल भी बन गया और साथ में थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया। तुम इसमें वैल्यूज पुट करके देखना। इन जनरल, मैंने इन जनरल बनाया, एग्जैक्ट इसका ग्राफ नहीं बनाया, फिर से बता देता हूं, तुम बना के देखोगे शायद नेगेटिव में नहीं जा रहा होगा। मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूं कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल में बदल गया और थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया। ऐसा भी हो सकता है, शायद इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा टेढ़ा नहीं हुआ, हो भी सकता है, वो एक बार चेक कर लेना इसको बना के, इन पॉइंट्स को यहां प्लॉट करके देखना। मैंने इन जनरल बात की है। इन जनरल क्या होगा, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल में बदल गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में जाएंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, जो स्क्वायर था वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ऐसा भी हो सकता है, एंड दैट इज माय फ्रेंड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो यहां से यहां जाने वाली बातें हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही हमें जानना है, समझ पा रहे? इसको लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, क्योंकि अब हमें मेन ट्रांसफॉर्मेशन में घुसना है, तो मैं एक नोटेशन डिस्कस कर देता हूं। शायद मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था मैट्रिसेस के बारे में, एंड अब मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक नोटेशंस, न्यू नोटेशंस इक्वेशंस को पढ़ने के लिए। मतलब अगर कभी भी मैं लिख दूं ना x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा मान लो मैंने कुछ रैंडम लिख दिया। एक तो ऐसा लिख सकते हैं हम चीजों को, और एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था केले, बनाना वाला नहीं, ये वाले केले, सी वाले केले, सी वाले केले, मतलब समझ गए ना तुम मेन चीज। हाँ, तो ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने नोटेशन बनाई कि इसको चीज को एक और तरह से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है वो देखो। पहले तो ना इनके कोफिशिएंट ढूंढ लो। x के आगे कुछ नहीं है तो 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद आया कुछ, और y के आगे भी 1 लगा सकते हैं, और इसके आगे -1 लिख सकते हैं। समझ गए? अब ये जो हमारे पास, इसको कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 1 2 1 -1, मतलब सारे के सारे हमने कोफिशिएंट्स को बीच में से खींच के निकाल लिया। ये नोटेशन ही हमारे पास होती है मैट्रिक्स नोटेशन। अगर तुम और ढंग से लिखना चाहते हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले तो इसके कोफिशिएंट लिखे, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x, y इज इक्वल टू में आ जाएगा 6 और 4, ऐसी नोटेशन। अब तुम कहोगे इन दो नोटेशंस में क्या लेना देना है? अगर हमें इससे वापस इस पे जाना है तो कैसे जाएं? इससे इस पे जाना तो बड़ा आसान सा लग रहा है। आपने जितने भी वेरिएबल थे उनको ऐसे लिख दिया कॉलम की फॉर्म में, और इसके 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना दी, है ना,
दो ऐसे, दो ऐसे, समझ रहे हैं ना, दो रो दो कॉलम। लेकिन अगर हमें वापस इस पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो ध्यान से देखना। ऑल्दो अभी तुम्हें मैं कुछ देर में इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, छोटा सा है और बड़ी नेचुरली इसका प्रूफ बाहर आएगा, तभी बताता हूं एक बार मैं तुम्हें। फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं मैट्रिक्स नोटेशन। कैसे इससे इस पे वापस जाना है अभी 2 मिनट में बताता हूं, ठीक है, भागूंगा नहीं इस चीज से मैं। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स नोटेशन, समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स नोटेशन। और आज हमें पता लगा कि रिप्रेजेंट करने का चीजों को कहीं और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो 3 वेरिएबल्स लिखता है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, और यहां 3 मान लो, और एक है 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ है। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, यहां पे 1 1 2, इसको लिखने का 2 माइनस 3 माइनस 1, और इसको लिखने का 1 1 1, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। और साथ में क्या आएगा, x y z, और यहां पे 0 3 5। यहां से यहां तो पहुंचना आता है क्या भैया, वापस जाने का तरीका अभी बताते हैं, कहां ना, सब्र करो थोड़ा सा, समझ रहे हैं? हाँ बढ़िया, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो मेनली हमें यह जानना है कि ये जो चीज हमारे पास आती है, अगर मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में ए बी सी डी ई एफ लिख देता, तो यही हमारे पास मेन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है, ठीक है, यही मेन चीज है, यही है हमारे पास करता धरता ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का, ठीक है। आगे जाके हम इसका कुछ और भी बढ़िया सा नाम दे देंगे, इसको कुछ लेटर से ऑपरेटर बोल देंगे, समझ पा रहे हैं? लिखने का तरीका एक और भी हो सकता है, इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है कि t ऑफ स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y। कहने का मतलब है, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं x प्लस y इज इक्वल टू कैपिटल X, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कैपिटल Y, मुझे स्मॉल x स्मॉल y से जाना है कैपिटल X कैपिटल Y तक। मुझे स्मॉल x स्मॉल y से जाना है कैपिटल X कैपिटल Y तक। इससे इसमें जाना है यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन t। लिखने की नोटेशन ये भी हो सकती है। एक और नोटेशन आ गई हमारे पास, समझ पा रहे हैं? एक और नोटेशन हमारे पास आ गई कि t ऑफ स्मॉल x स्मॉल y, ये t ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मॉल x स्मॉल y पे लगाओगे ये t तो हमें आंसर मिलेगा कैपिटल X कैपिटल Y। समझ पा रहे? कहां गया? ऐसा कुछ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल x स्मॉल y से मुझे जाना है कैपिटल X कैपिटल Y में, ये मतलब है इसका। आई होप यहां तक बातें समझ आ रही होंगी तुम्हें, थोड़ी थोड़ी सी तो, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी सी तो। इसको लिखने का तरीका अगर और भी कंफ्यूजन हो रही है तो कैपिटल X कैपिटल Y की जगह दोबारा डाल दो स्मॉल x प्लस y 2x माइनस y। इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, स्मॉल x स्मॉल y से हमें जाना है इस प्लेन से इधर की तरफ शिफ्ट करना है, दिस इज द तरीका टू रिप्रेजेंट इट। एक और तरीका हमारे पास आ गया। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। लेकिन मजा तब तक नहीं आता जब तक एक कॉन्क्रीट सा इन डेप्थ वाला एग्जाम्पल ना आ जाए हमारे सामने। तो 2 एग्जाम्पल बताते हैं, एक क्यों, जब मैं थोड़ा सा इस पे लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, वरना तो मैं 2 घंटे तक इसी लेक्चर को खींच सकता था। प्रिपेयर करूंगा तो वही बात 50 मिनट में भी जा सकती है ना, ये मतलब है। अगर मैं अब तुम्हें एक 2 एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से एक हमारे पास है g ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा माइनस वाई, और एक हमारे पास है h ऑफ एक्स वाई। बस जो मैंने t लिखा था ना, उनका नाम बदल के g और h कर दिया। एक मैंने लिया है y कोमा माइनस एक्स, ये स्मॉल है याद रखना, हाँ ये स्मॉल x y है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मतलब है हमारा। अगर मैं कंपेयर करके देखना चाहूं जो अभी हमने लिखा था स्मॉल x स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y, इफ आई वांट टू कंपेयर दीज 2 इक्वेशंस तो क्या होगा, कैपिटल X की जगह यहां पे क्या है, दोनों में से कौन सा ले, फिंगर चूज करो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये कराएं तुम्हें मिडिल फिंगर सिलेक्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, स्मॉल x y इज इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल y। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये साइड तो सेम सेम सी लग रही, नाम ही तो बदला इसका। कैपिटल X की हमें जगह दिख रहा है स्मॉल x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस 0y। अरे लिखने ही दो तरीका, 0y लिख दो, मतलब नहीं है y। और कैपिटल Y को लिख सकते हैं 0x माइनस 1y, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। क्या हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं? देन द आंसर इज बिल्कुल यस। हाँ, तो ये जो हमारे पास बनेगा ना 1 0
0 -1, यही है बाबू अपने पास G बाबू, यही है दोस्त हमारे पास मैट्रिक्स। हाँ हाँ, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स, ये समझ गए। हाँ, यही है कर्ता धर्ता ट्रांसफॉर्मेशन करवाने का, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में लेके जाएगा। ये स्मॉल x स्मॉल y से ये जो कैपिटल X कैपिटल Y है कौन लेके जाएगा, ये मैट्रिक्स लेके जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का अभी अभी तो आपने बताया था एक और भी तरीका हो सकता है, व्हाट इज दैट तरीका, वो भी लिखेंगे। उससे पहले मेरे को जरा H मैट्रिक्स बताना, वीडियो को पॉज, नोटबुक में H मैट्रिक्स बताओ, वीडियो को पॉज करो, H मैट्रिक्स बताओ। तो पहले कंपेयर कर लो, कैपिटल X कितना आएगा यहां पे 0x + 1y, कैपिटल Y कितना आएगा -1x + 0y, इसमें y है ही नहीं, समझ गए। मैट्रिक्स लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा 0 - 1 1 0, दिस इज द मैट्रिक्स। बड़ी स्पेशल मैट्रिक्स है, आगे जाके बताएंगे इनकी स्पेशलिटी क्या है, जब क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे वहीं से एग्जांपल्स थोड़े से मैंने उठा रखे हैं, वहीं से प्रेरित होकर उठा रखे हैं, बड़ी स्पेशल मैट्रिक्स है, तो उनको पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे। ऐसा कुछ आया अभी हमारे पास, दिस इज दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यही है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगी। तो अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही ज्यादा मजेदार चीज बताता हूं, मतलब क्या है वो मजेदार चीज, देखना। क्या मैं अभी मैंने तुम्हें बताया ना, एक यूनिवर्स, उससे एक प्लेन, उससे दूसरा प्लेन, फिर उससे तीसरा प्लेन, ये वाला काम करके देखते हैं, मजा आएगा एकदम। ठीक है, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट समझा जा सकता है, और डिफिकल्ट चीजें ही तो पसंद है हमें, है ना। तो हमें करना क्या है इसमें, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल X कैपिटल Y, और इसका नाम दे देता हूं कैपिटल X डैश कैपिटल Y डैश। समझ पा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं H ऑफ XY लिखता तो मेरे पास आंसर क्या आता, मेरे पास आंसर आता y -x। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यू चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, विच इज g लगाना चाह रहा हूं x डैश पे और y डैश पे। ये कुछ न्यू बताने वाला हूं भाई साहब, दिमाग घूम सकता है, तुम्हारे दिमाग की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इसके बाद, देखते जाओ। लेकिन हमें पता है इसका आंसर तो क्या आता था, जी में अगर तुम ये चीजें डालोगे, तुम्हारे दिमाग में अगर मोटिवेशन डालेंगे तो मोटिवेशन ही निकलेगी, मतलब कुछ हार्ड वर्क निकलेगा, वैसे ही कुछ। जी एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसमें स्मॉल एक्स वाई डालता तो आंसर आता स्मॉल एक्स माइनस वाई, है ना। इस हिसाब से मतलब पहले वाला सेम दूसरे वाले का नेगेटिव, यही तो मतलब है, ठीक है। पहले वाला सेम दूसरे वाले का नेगेटिव, जो ट्रांसफॉर्मेशन बता रही थी वो हमने कर लिया। लेकिन एक्स डैश वाई डैश था क्या, इसकी वैल्यू थी क्या हमारे पास एक्स डैश वाई डैश की, वो पुट कर दो एक बार। एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास थी y, और एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास y थी, और y डैश की वैल्यू हमारे पास -x थी। एक माइनस तो पहले ही था, समझ पा रहे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास y, x। इसका मतलब समझ पा रहे हो तुम इसका मतलब समझ पा रहे हो, हमने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ ही यूज कर लिया, और दोनों को यूज करने के बाद आंसर हमें पता लगा y, x आ गया। सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई ये वाली h वाली, क्योंकि x डैश y डैश डायरेक्टली हमने लिया था ना, यहां पे पुट किया था। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले मैंने h लगाया x, y पे, फिर मैंने उसमें g लगा दिया, और फाइनल टोटल आंसर जो हमें मिला है स्मॉल y, x मिला है। मतलब जो नंबर्स थे, जो तुमने इसमें नंबर्स डाले होंगे, मतलब h अगर तुमने लगाया 0,1 पे और फिर उस पर g भी लगा दिया, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आंसर मिला 1,0। उल्टा हो गया आंसर, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो आंसर बनता, अगर मैं सिर्फ h लगाता 0,1 पे तो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, इसको ज्यादा ज्योमेट्री में घुसने की जरूरत नहीं है। फिजिकल मीनिंग भी आएगा जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सारी चीजें यहां से रिलेट होंगी, तो इसीलिए ध्यान दो मैथमेटिक्स पे। समझ पा रहे हो। हाँ, अभी ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंसेस की बताने पे चलेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी, जितना समझ आएगा उससे, ठीक है। तो अभी ऐसे समझो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स हम बैठ के घर पे बना रहे हैं, हमारे पे कोई काम नहीं था, मैथमेटिक्स बना रहे हैं। बाद में पता लगे भाई इसी का ही काम है पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी से ही सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, चलेंगी क्वांटम कंप्यूटिंग की। अगर मैं सिर्फ h लगाता 0,1 पे तो आंसर आता 1,0 या -0, तो क्या ही होता है ना। उसके बाद अगर मैं इस पे g लगा देता इस पे,
इन नंबर्स पे। तो जी क्या करता है, जी करता है एक्स को ऐसे ही रखेगा, है ना, और y को -y बना देगा, तो 0। यही तो मैंने बताया था। कहां बताया था, ये रहा। बस फ्लिप कर देगा। अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाओगे तो उसको फ्लिप कर देगा। देखो फ्लिप तो कर दिया, 0,1 को 1,0 कर दिया। विश्वास नहीं हुआ ना अभी तक, एक और एग्जांपल से बताता हूं। अगर तुमने h लगाया 1,2 पे, आंसर आना चाहिए दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 2,1। लेट्स सी आता है या नहीं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वो क्या करता है, पहले उल्टा और फिर साथ में माइनस, ऐसा। फिर अगर मैंने इस पे g लगा दिया, किस पे, जो आंसर आया है उस पे, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या करता है, y h क्या करता, सॉरी g क्या करता है, x को x रखेगा और y को -y कर देगा, मतलब +1 कर देगा। और क्या बताया गया था तुम्हें, यही तो बताया गया था। लेकिन अभी मेरा मजा नहीं आया, वो जो फील होती है ना मैथमेटिक्स की, वो अभी भी नहीं आई, वो आएगी अब। मेनली हमें ट्रांसफॉर्मेशन का तो समझ आ गया कि मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। मैं तुम्हें जितना ज्यादा इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसीलिए हम उतना ज्यादा इसमें ज्योमेट्रिकली जाएंगे नहीं। मेनली अब इसको समराइज करते हैं एक इक्वेशन लिखने के बाद, विच इज ax स्मॉल x प्लस में by, और y हम अभी तक मैं यहां पर नंबर्स लिख रहा था ना, और cx प्लस में dy। स्मॉल x y है, मुझे क्या करना है, स्मॉल x y से जाना है कैपिटल x y में, और उससे जाना है कैपिटल x डैश y डैश में, और उससे भी आगे जा सकते हैं, और उससे भी आगे जा सकते हैं। और यहां पे होता रहेगा फियर। फियर का मतलब होता है इसके आगे बेटे डरावनी दुनिया है, इसके आगे रहते हैं भूत प्रेत, वहां पे जाना है तो चल लेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाई फियर व्हेन तुम्हारा भाई इज हियर, ठीक है। बट फिलहाल के लिए वापस आते हैं। एक तो ये हमने x और y मान लिया। अब हम मान लेते हैं जब ये x डैश y डैश हम निकालेंगे तो कुछ आंसर आएगा a x प्लस b y, एक्स वाई की टर्म्स में आएगा ना, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने की तो कुछ ऐसा आंसर आया, cx प्लस dy। इट मे बी कंफ्यूजिंग, बट धीरे धीरे समय के साथ समझ आता जाएगा। x डैश y डैश की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमने पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो वो कैपिटल x कैपिटल y बन गया। जब हमने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, अब दूसरी किस पे लगेगी ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे, जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट था। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, स्मॉल एक्स वाई आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन t कैपिटल एक्स वाई बन गया। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, अब वो स्मॉल एक्स वाई पे ना लग के कैपिटल एक्स वाई पे लगेगी। समझे, पहले स्मॉल एक्स वाई पे थी, फिर कैपिटल एक्स वाई पे थी, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो लगेगी कैपिटल एक्स डैश वाई डैश पे, और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो अप टू सोन एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। समझे, पहले हमारे पास स्मॉल एक्स कोमा वाई था, उस पर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा कुछ आया। ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल भी मैंने अभी तुम्हें बताया, कुछ ये हो सकता है। देखना अभी आएंगे ये एग्जांपल्स एकदम नेचुरली। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है मैथमेटिक्स का कोई मीनिंग नहीं है ये जो हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ना नेचुरली निकलेंगे ये जमीन में से ये चीजें, तब तुम्हें पता लगेगा यार बात तो थी वो वाली, है ना। अभी ये जब बन रही थी मैथमेटिक्स तब नहीं पता था ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है ना। केले के टाइम पे बन रही थी नाम ही उसका केले है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। कैपिटल ए, एक्स की जगह लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और बी की जगह लिख सकते हैं, सॉरी वाई की जगह लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ए एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी वाई, है ना। इनमें से एक्स कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी सी एक्स, और ये आ जाएगा ए बी प्लस बी डी। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और y, ठीक है। ऐसे अगर हम y डैश निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल C ax प्लस बी वाई। अभी एक प्रूफ पेंडिंग है ना, वो यही है प्रूफ। ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी वाई, जो कि बन जाएगा सी ए एक्स प्लस सी बी वाई प्लस डी सी एक्स प्लस डी डी वाई।
और x को कॉमन, ये x लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो हमारे पास बन जाएगा सी ए प्लस डी सी एक्स प्लस सी बी प्लस डी डी वाई। दोनों इक्वेशन मिल चुकी, ये रही x डैश की इक्वेशन, ये रही y डैश की इक्वेशन। मैट्रिक्स नोटेशन पे एक बार वापस आए। सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर थे? सबसे पहले हमारे पास नंबर थे भैया जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आए थे, ये वाले ए बी सी डी। मतलब सबसे पहली मैट्रिक्स जो बनती वो बनती ए सी बी डी, ऐसी। दूसरी मैट्रिक्स क्या हमारे पास बनती? ए बी सी डी, ए बी सी डी। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है? हमने सारा कुछ क्या कहते हैं उसको, अलजेब्राइकली सॉल्व करा। अभी मैट्रिसेस का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फाइनल आंसर आया हमारा एक ये और एक हमारे पास आया है ये। तो फाइनल आंसर की भी मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहूं तो जो एक्स के साथ लिखा होता है ए प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी डी, और ये सी ए प्लस डी सी, सी बी प्लस डी डी। कहने का तात्पर्य यह है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज के बाद हम सीख गए। ये कोई साधारण सी मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि ए को ए से कर दिया, बी को बी से कर दिया, इसको इससे नहीं है। ये मैंने कहा था ना, बहुत सारी तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। लास्ट टाइम बताया था कि अगर ए और बी के बीच में मैंने जो डिब्बा लिखा था उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं। हमें उतना ही पता था, समझ पा रहे हैं? हमें उतना ही पता था एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आई होप कि यहां तक हमें बात समझ आ रही होगी। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, बी और सी को किया आपस में एडिशन, एक रो को उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड, ए को ए से, बी को सी से, फिर ऐड। दूसरे पे देखते हैं। फिर हमने इसको उठाया पहले इसको इससे करते हैं, इस रो को अब इस कॉलम से करते हैं, ए को बी से, बी को डी से, फिर ऐड। अब इस पे चलते हैं, सी को ए से, सी को डी को सी से, ऐड, सी को बी से, सी को बी से, डी को डी से, एंड हियर इट इज। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, जिनको पता होगी वो स्किप कर दो, बाकी वीडियो पॉज करके जल्दी से फटाफट इसको देख लो मैंने क्या कहा है। रो को कॉलम से, रो को कॉलम से यहां पे, ठीक है, इस रो को इस कॉलम से यहां पे, इस रो को इस कॉलम से यहां पे। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 0 1 1 0 2 0 2 2 कैसे करते हैं? इस रो को इस कॉलम से, तो क्या आएगा आंसर? 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, तो क्या आएगा? 0। दोनों को प्लस करते हैं आपस में ना। 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0, आपस में प्लस करोगे तब भी 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 2 खत्म। यह आंसर बनना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ऐसा कुछ हमारे पास होता है। तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए और उसका हमने छोटा सा एक प्रूफ भी देख लिया कि अच्छा ऐसे होता है। दिस इज द वे टू डू इट। समझ गए? वो जो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी सी मेरे को याद है मैट्रिक्स, तो मैं उसकी भी लिख के दिखाता हूं तुम्हें, और उसकी फाइनल आंसर इस बार मैं पूरा ऐसे नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस बार तुम लोग बताओगे फाइनल आंसर क्या आएगा। अभी मैंने जो जी और एच निकाली थी, जी ट्रांसफॉर्मेशन जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो थी x कोमा माइनस वाई, और h ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो y कोमा माइनस एक्स थी, है ना। तो अगर अब मैंने पहले तो पूरा सॉल्व करके दिखाया था यार तुम्हें, है ना। इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इस बार मैं सीधे मैट्रिक्स लिख दूंगा। मैट्रिक्स मैंने तुम्हें अभी अभी लिखवाई थी। पहले वाले की आ रही थी 1 0 और 0 -1। चाहे तो चेक करो जी की मैट्रिक्स यही आ रही थी क्या जब मैंने इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा था। h की मैट्रिक्स आ रही थी 0 1 -1 0। एक बार चेक करो यही आ रहा था। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं, आंसर आना चाहिए y कोमा x, ऐसा सा कुछ आना चाहिए ना, y कोमा x। अप्लाई करके देखेंगे, अभी पहले मैट्रिक्स निकालते हैं इसकी क्या आ रही है। वो सिंगल मैट्रिक्स से काम करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। इसको इससे करना है तो 1 कोमा 0 0, 0 कोमा 0, 1 को 1 से करोगे 1 और 0 को 0 से खत्म, 0 को 0 से, -1 को -1 से, और -1 को 0 को 1 से, -1 को 0 से, तो 0। ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो या तो मैं एक बार H लगाऊं या तो एक बार उसके बाद G लगाऊं, फिर आंसर आएगा, या डायरेक्ट ही ये मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाता हूं। 0,1 1,0 याद रखना आंसर आना चाहिए y,x। जहां तक मेरे को याद आ रहा है y,x फाइनल आंसर आ रहा था। तो क्या आएगा, इसको इससे करते हैं, है ना, तो पहले आ जाएगा y और फिर इसको इससे करते थे, यही तो बताया था, यही तो आना चाहिए था फाइनल आंसर, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यहां तक तुम्हें समझ आई होगी बात। मेनली ये थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी। थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा न्यू चीज हो सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन जब हम मेनली वेक्टर स्पेसिस के बारे में भी बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आती हैं ये चीजें, इसीलिए तुम्हें अभी बताई गई हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा, और दिमाग तो एक्सप्लोड नहीं ही हुआ होगा अभी तक। डिफिकल्ट नहीं होगा तो चीज़ों में मज़ा भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आएगा पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में भी नहीं आएगा, है ना। अब मैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलिज्म तुम्हें दिखाता हूं, तो नेक्स्ट लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलिज्म। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलिज्म का मतलब होता है, अब मैं इसको मेन वो नोटेशंस में दिखाता हूं जो नोटेशन हमें जाननी चाहिए। ज्यादा यूज नहीं है इसका, बट एक बार पता तो जरूर ही होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R2। R2 का मतलब होता है पूरे का पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन। पूरे के पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन में से मैंने कोई पॉइंट निकाल लिया A, B, और C, D भी एक पॉइंट निकाल लिया। जैसे अभी मैं लिख रहा था ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, बी सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई, वैसे लिख रहा था ना, बस नोटेशंस चेंज कर दी हैं। तो तुम देख पा रहे हो कितनी सारी नोटेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स नोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नोटेशन, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलिज्म, मेनली ये है। मतलब मेनली ये क्या है, ये भी है हमारे पास एक, समझ पा रहे हैं। तो काफी सारी नोटेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं, इसीलिए एटलीस्ट हमें पता तो होनी चाहिए थी, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलिज्म हमें क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारे पास होनी ही चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाओ, आंसर जो होगा वो वापस किस में आना चाहिए, उसी स्पेस में आना चाहिए। तो अगर तुम किसी भी दो पॉइंट को लेते हो, उनको ऐड करते हो, तो आंसर R2 में ही आना चाहिए, है ना। अगर तुम कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो R2 से, तो आंसर वापस किस में आना चाहिए, R2 में ही आना चाहिए। 2,1 2,2 ले लिया तो 4,3 जो होगा वो आंसर वापस किस में आएगा, R2 में ही आएगा, वो R2 का ही पॉइंट है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझ लेना, एक एक बात को बड़ी केयरफुली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये मैंने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताई थी। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पे, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं, और मेनली उसको हम बोलते हैं बड़ी स्पेशल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में चलती है। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन कई सारी टाइप की होती हैं, बट हमारे काम की ये है जो मैं अब लिखने वाला, ठीक है। इन्हें बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई ऊपर वाले इक्वेशन पे, जो अभी मैंने ऊपर जस्ट ऊपर लिखे ना यहाँ, इस पे मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और आंसर मुझे कैसा मिलेगा, आंसर मुझे मिल रहा है TA, B प्लस TC, D। या तो मैं इस पे कंबाइंड पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं या इंडिविजुअल पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, आंसर पे जीरो फर्क पड़े तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है वैसे तो, अगर मैंने क्या किया, दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, इंडिविजुअली लगाई या फिर उनको कंबाइन करके लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट कंट्रीब्यूट्स टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं AB के साथ या उनमें से कॉमन ले लूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये कंबाइंड चीज को हम क्या बोलते हैं, इन दो प्रॉपर्टीज को मिला के हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई नो इट्स अ लिटिल टू मच एब्स्ट्रैक्ट, बट समझना होगा हमें, ये चीज आगे काम आएगी, इट विल पे ऑफ। हाँ, ये है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमारे पास होता है कि एक तो इंडिविजुअल पे लगाओ या कंबाइन पे लगाओ कोई फर्क नहीं है, दोनों में से कोई कॉमन लो तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक कांस्टेंट कहां से आता है, कांस्टेंट फील्ड से आता है, याद रखना। ये जो R नंबर है ये फील्ड से आ रहा है, ये जो AB है ये R2 से आ रहा है। ये R2 एक स्पेस है, एक स्पेस है, याद रखना। ये वाले स्पेस जरूरी नहीं है, मैंने बोला था इट मे और मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद ऑर्डिनरी स्पेस। फिलहाल के लिए R2 हम समझ सकते हैं, यही वाला ये बोर्ड है फॉर एग्जांपल,
ये R2 है ना, इनफाइनाइट एक्सिस है हमारे पास दोनों साइड पे ही। तो ये R2 हमारे पास एक स्पेस है जिसमें जो R नंबर है ये एक स्केलर है, स्केलर या फिर एक फील्ड का नंबर है। स्पेस अलग चीज होगी और फील्ड एक अलग चीज होगी। फील्ड से हमें मिलते हैं नंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर्स को यहां पे कंपोनेंट्स। ठीक है, A कोमा B के जो आगे लगाया हुआ है इसकी खोपड़ी में वो हमारे पास क्या है, नंबर। वो नंबर फील्ड से आते हैं, लेकिन ये जो A कोमा B है ये कहां से आता है, ये आता है स्पेस से। अगर ये वेक्टर्स होते, जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था जाते ही, अगर ये वेक्टर्स होते तो उस स्पेस को हम क्या बोलते, वेक्टर स्पेस। फिर उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशंस डिफाइन करनी होती और बस यही होता है हमारे पास। ऐसा स्पेस जिसके इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकते हैं उसे हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। हमारे उतने ज्यादा काम का नहीं है, बस अभी के लिए इतना लिख लो कि हिल्बर्ट स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस जिसके इनफाइनाइट डायमेंशंस हो सकते हैं। ये वाला स्पेस नहीं, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस का मतलब उसका ये रियल डायमेंशंस के साथ कुछ मे और मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद ऑर्डिनरी स्पेस। इसके बाद हम मेनली आते हैं अपने वेक्टर स्पेस पे। फाइनली वेक्टर स्पेस में मैंने तुम्हें बताया वेक्टर्स मिलेंगे। वेक्टर को लिखने के कई सारे तरीके हैं, ये तरीका है। हाँ, अब हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब हम आते हैं मेन क्वांटम मैकेनिक्स पे। फाइनली हम क्वांटम मैकेनिक्स पे आ रहे हैं, और ये मुझे थंबनेल के लिए एक वो भी मिल गया पिक्चर। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस में हम अब कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं कैट वेक्टर। समझ पा रहे? लिखने के और भी कई सारे तरीके हो सकते, रिप्रेजेंट करने के और भी, मैट्रिक्स नोटेशन यूज कर सकता था मैं इसको लिखने के लिए, बट वेक्टर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा, बट इसे बोलते हैं ब्रा वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रा वेक्टर। तो देयर इज हायर डायमेंशनल ब्रा आल्सो, बट फिलहाल के लिए कैट वेक्टर, जो भी वेक्टर्स मैं लूंगा वो सारे के सारे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। जो भी मैं नंबर्स लूंगा वो सारे के सारे फील्ड में से आएंगे, तो मैं इसके कंबाइंड नोटेशन ऐसे लिखूंगा। इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। मतलब वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स जो होंगे, मेन एलिमेंट्स, वेक्टर्स जो आएंगे वो यहां से आएंगे। वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, ये वो वेक्टर नहीं है जो भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताए थे। समझ पा रहे हो? उससे बहुत ज्यादा जनरल चीज है, ये हायर डायमेंशंस में भी वर्क कर सकते हैं। याद रखना, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी वेक्टर्स, ये उनकी ही एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो फील्ड है हमारे पास, याद रखना एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। कॉम्प्लेक्स फील्ड का मतलब होता है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बता के जाऊंगा, और उतना ही थोड़ा सा रिक्वायर्ड भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। बताता हूं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिनके लिए न्यू चीज होगी उनके लिए जरूर बताऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास वेक्टर स्पेस V होता है, यहां से आएंगे वेक्टर्स, और F हमारे पास होता है फील्ड। याद करो इसकी 10 प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, 10 12 15 कुछ तो प्रॉपर्टीज होती थी इसकी, जो हमें सेटिस्फाई करानी होती थी। उन प्रॉपर्टीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बताया था ना ऐसा कुछ। ऐसा भी वेक्टर को लिखा जा सकता है, बट इससे बहुत ज्यादा जनरल चीज होगी ये, जो क्वांटम मैकेनिक्स में आएगी। ये इनको अगर मैं मिला दूं, ये चीज हमारे पास, याद रखना, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, और आने वाले वीडियो की मिस्ट्री, दिस इज अ नंबर। सीरियसली, दिस इज अ नंबर। अगर मैं कभी ऐसे लिख दूंगा ए दिस, तो याद रखना ये एक वेक्टर है और ये एक नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी हमें जानना होगा। उससे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले, बस एक छोटी सी चीज हमारे पास रह गई है कि ये वेक्टर स्पेस में, लास्ट टाइम वैसे मैंने बता दी थी, वेक्टर स्पेस में हमारे पास ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई करानी होती है। तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बस वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, V ऑफ F अगर हम कभी भी लिख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 1 मिनट दो, तो 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक हमारे पास है वेक्टर एडिशन। बड़ा आसान सा है समझना, याद रखना, V से वेक्टर आएंगे, F से नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताते हैं अभी 2 मिनट में। तो अभी हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स लिए, एक लिया साई
या इसको ए मान लेते हैं, क्यों ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करें। एक नंबर, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये मैंने लिया है बिलोंग्स टू वी, वेक्टर्स हैं ये, तो वेक्टर स्पेस से आएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे होंगे। और जो अल्फा कोमा बीटा है, या सिर्फ एक ही नंबर अभी के लिए हमारा काम कर देगा। मान लो एक नंबर मैंने लिया, वो कहां से आएगा, एफ से। ये एक नंबर है, ये फील्ड की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये जो दो चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे होंगे, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जितने भी नंबर्स होंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। अब समझ आ रहा है? इसीलिए स्पेस को एब्स्ट्रैक्ट स्पेस भी बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो जितने भी नंबर्स होंगे वो फील्ड से आएंगे, ये वाली फील्ड से, और जितने भी वेक्टर्स होंगे वो यहां से आएंगे। जो मैं ऐसे लिखूंगा वो इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, विच इज दिस। और जो ये अल्फा होगा वो 10-12 प्रॉपर्टी जो फील्ड के लिए लिखवाई थी, 12 प्रॉपर्टीज, वो उनको फॉलो करेंगे। समझ आ गया अब? ठीक है। पहला वेक्टर एडिशन मैंने लिखवाया है। वेक्टर एडिशन का मतलब वेक्टर्स का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। मैं अगर ये लिख देता हूं वेक्टर एडिशन में दिस, अगर मैंने कोई भी दो वेक्टर्स लिए और उनको ऐड कर दिया, ऐड करने का क्या तरीका होता है वो बताएंगे, बस इतना याद रख लो। कोई भी दो वेक्टर्स लिए, उनको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आंसर फिर से किस में आ जाए, वी में ही आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। याद रखना, यहां पे वेक्टर्स की बात हो रही है, स्केलर्स की बात नहीं हो रही है। इसे स्केलर भी बोलते हैं, नाम है बस, ठीक है, स्केलर। जिनको भी पता है, जो 11th-12th क्लास के हैं या फिजिक्स के स्टूडेंट पहले रह चुके हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो वेक्टर का चैप्टर, जो हमने 11th-12th में पढ़ा होता है या कॉलेज में कभी पढ़ा होता है। कुछ समय के लिए उसको निकाल दो दिमाग से। न्यू तरह के मैथमेटिक्स है, और जो है ही प्योर मैथमेटिक्स के देख रहे हैं, यू तो एंजॉय। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, एक नंबर मैंने लिया फील्ड से और एक मैंने वेक्टर लिया वेक्टर स्पेस से, और दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, दो वापिस वो किस में आना चाहिए, वी में ही, तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये काम मैंने घर में ही किया है। घर के ही दो लोग भिड़ गए तो हमारे, और वापिस घर में ही है उसके बाद भिड़ने, तो वो हमारे पास आता है वेक्टर एडिशन। इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल का मतलब हमारे पास होता है अंदर की बात अंदर ही, ठीक है। और अगर मान लो बाहर से हमारे पास एक नंबर एक हमने बाहर से नंबर लिया है और एक हमने घर से ही, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक्सटर्नल कंपोजिशन कि मतलब एक हमने बाहर जाके वेक्टर स्पेस से फील्ड से नंबर लिया है और एक हमने वेक्टर स्पेस से ही एक एलिमेंट लिया है, ठीक है। इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, इसको हम स्केलर बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? इसको हम वेक्टर बोलते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। अभी मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही होगी। इसको एक्सटर्नल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाहर से एक नंबर लेके आ रहे हैं, इसको इंटरनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस से ही सारी की सारी चीजें आ रही हैं। और याद रखना, वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड फॉर अ फील्ड, और मेनली यहां पे हम कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। तो ये था हमारे पास सारा का सारा तामझाम जो हमें पढ़ना था। कुछ ना, मैं रिसेंटली जब एक इस पे लेक्चर दे रहा था तो मैंने कुछ एक्सियम्स बताई थी, वो मेरे दिमाग में आ रही हैं। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूज में आएंगी ही नहीं। कभी कोई रिसर्च पेपर रीड करने जाओगे, वहां पे चीजें समझने में इजी हो जाता फिर। तो कुछ एक्सियम्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहली एक्सियम हमारे पास आती है, यहां तक तो क्लियर है ना। वी और एफ क्या है? वी एक स्पेस है जो एक सेट से बना हुआ है विद दीज टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइंग, और एफ एक फील्ड है जो 12 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। नंबर्स वहां से आएंगे, वेक्टर्स वहां से आएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखना, वी इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब पता होगा मेरे ख्याल से अब तुम्हें, कि कोई भी दो वेक्टर्स लिए, उनको a प्लस बी, दो कैट वेक्टर लिए, अभी मैंने दो कैट वेक्टर लिए, उनको ऐसे भी ऐड कर सकता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिविटी। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन याद रखना, कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा, अच्छा यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी फिर से जीरो से ही रिप्रेजेंट करने वाले हम, ठीक है। एक हमारे पास जीरो भी यहां पे होने वाला है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें तो अगर मैं ए को जीरो वेक्टर से, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब तुम कहोगे भैया अगर ये वेक्टर है तो इसको आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? ये नोटेशन मैं बचा के रखना चाहता हूं, बड़ी स्पेशल सी नोटेशन है। हाँ, इसको
यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपल जीरो ही लिखूंगा। हाँ, अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूं, ये दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, फिलहाल के लिए जीरो वेक्टर, तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं 1 इंटू वी कर दूंगा तो आंसर हमारे पास वी ही आएगा, विच इज ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, वी हमारे पास एक वेक्टर है। या इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखो, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, और ये कहां से आ रहा है, वेक्टर स्पेस से आ रहा है। मैं पहले ही तुम्हें यूज टू करा देना चाहता हूं इन नोटेशन से, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे कैट वेक्टर का ही बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ब्रा वेक्टर तभी इंट्रोड्यूस करेंगे जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा ही है वो आज बता के जाएंगे, तो इट विल बी अ कंप्लीट लेक्चर, है ना। अगर मैंने 2 नंबर लिए, कहां से, 2 नंबर्स मैंने लिए फील्ड से, और एक वेक्टर पे लगाने की कोशिश की, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि लीनियरिटी फॉलो करते हैं ये, लीनियरिटी। फिर से मैं सिंबल साई यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा झेल लो, थोड़ी आदत हो गई है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की, तो बड़ी मुश्किल से ही छूटती है फिर, ठीक है। और अगर मैं एक नंबर एक्ट कराना चाहता हूं 2 वेक्टर्स पे, तो क्या होगा, अल्फा एक्ट करवाना चाहता हूं ऐसा, तो एक बार अल्फा इस पे लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए पे, और एक बार अल्फा बी पे। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, बट मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दीज आर कॉल्ड एक्सियम्स, जो हमें अपने दिमाग में पहले से ही रखनी होंगी बिफोर जंपिंग ऑन एडवांस्ड टॉपिक्स। तो ये हमारे पास जितना भी वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा वो झेलने वाला पार्ट होता है ना, वो आज खत्म हो जाएगा सारा का सारा। कल से जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारे पास बातें होने वाली हैं, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यहां पे दोबारा से लेके आना चाहूं, डोंट वरी, अब मैं वो नहीं लिखूंगा, वो R2 वाला काम, पहले मैंने वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में जो करवाया था वो नहीं होगा। बस इस बार ऐसे लिखूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में जाना चाहता हूं, मतलब एक छोटे एक्स वाई से बड़े एक्स वाई में जाना चाहता हूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब कहलाएगी, अभी अभी तो बताया था। लीनियर कब कहलाती है, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं ए बी पे, तो चाहे तो उनके सम पे पहले ही लगा दो कंबाइंड पे, या फिर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, जीरो फर्क होगा दोनों में, दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। अगर मैं एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला ले लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्केलर से ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इन दोनों कंबाइंड प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने डिफाइन कर दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा आ रहा है फील्ड से, और ए और बी आ रहा है, अरे ए और बी आ रहा है वेक्टर स्पेस से, इस स्पेस से आएगा और दूसरे स्पेस में चला जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, तो देखो आ तो गई काम, है ना। मैंने कहा तो था कि एक बार थोड़ा सा झेल लो, उसके बाद तो भाई काम आ ही जाएगी, बढ़िया से काम आ जाएगी। तो हमने ना 3 फॉर्मुलेशन पढ़ लिए, सबसे 3 तरह की बुक्स लिखी जा सकती है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में 3 तरह की बुक्स लिखी जा सकती है। पहली, यूजिंग ज्योमेट्रिक अप्रोच, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है ज्योमेट्रिकल अप्रोच। एक दूसरा तरीका है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, जो हम कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, क्योंकि सबसे ज्यादा जनरल जो होती है ना वो एब्स्ट्रैक्ट ही होती है। और तीसरा हमारे पास है मैट्रिक्स अप्रोच, एक होती है मैट्रिक्स अप्रोच। 3 तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को या फिर ये पूरी मैथमेटिक्स को, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ा जा सकता है। इन कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें तीनों की तीनों एक साथ दी हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट करती हैं जितनी सॉल्व करती हैं उससे। सीरियसली, ये तीनों एक साथ किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, और लिखनी भी नहीं चाहिए। मतलब कोई लिखेगा तो भाई साहब और ही कंफ्यूजन बना रहा है, वो बुक नहीं, बुक होती है चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगी अगर तीनों एक साथ आ गई। तो इनमें से एक तरह से पढ़ना होता है, कभी ज्योमेट्रिक अप्रोच अच्छी होती है, कभी एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच अच्छी होती है, कभी मैट्रिक्स अप्रोच अच्छी रहती है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो मैट्रिक्स अप्रोच अच्छी रहती है, बट ये ना बेसिस डिपेंडेंट होती है। थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए मैंने बोल दिया है, ये क्या होती है, बेसिस डिपेंडेंट। बताएंगे इसका मतलब, बताएंगे। हाँ, यही है वो मेन क्रक्स जो हमें पढ़ना है इस 10 लेक्चर में।
ये पढ़ना है बेसिस, हाँ ये क्या होता है। तो मेनली हम इस अप्रोच पे ही स्टिक रहेंगे ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि हम बाकी दोनों अप्रोचेस पे जाया नहीं करेंगे, जाया करेंगे जब तब जाया करेंगे जब हमें लगेगा भाई हमारी होप खत्म हो रही है, अब तो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा ही हो रहा है, चीजें ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गई, तब हम जाया करेंगे दूसरी अप्रोचेस पे भी। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, एग्जैक्ट चीज तो नहीं बोल रहा, बस ये सोच लो नंबर्स के हायर डायमेंशंस होते हैं। दिस इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रू थिंग, बट समझने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब अगर कभी भी मान लो हमारे पास ये 2 है, तो मैंने इसको एक नंबर i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 ना 90 डिग्री घूम जाएगा और यहां आ जाएगा। नंबर्स के हायर डायमेंशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज तक हम क्या करते थे, जो हमारे पास रूट में -1 आता था, आज तक हम उसको इग्नोर करते थे, मतलब वो इमेजिनरी चीज थी। ठीक है, आज के बाद इसका नाम हम देते हैं आई, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ी नेचुरली दिखेंगे तुम्हें इमेजिनरी नंबर्स। अगर मैं क्या करूं, 2 एक्सिस बना दूं, एक तो रियल एक्सिस और एक हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। एक रियल एक्सिस पे रियल नंबर्स होंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा। तुम देख रहे हो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री घूम गया, तो रोटेशंस के लिए काम आ जाए। जब मैं हायर डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्पिन के बारे में तुम्हें बताऊंगा ना, तब यूज में आ जाएगा। जब मैं स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताऊंगा, जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग मेन में जाएंगे ना, वहां काफी ज्यादा यूज आ जाते हैं। जब मैं तुम्हें एल्गोरिदम्स बताऊंगा ना, वहां पे काफी ज्यादा यूज आ जाएंगे। जो ग्रोवर्स एल्गोरिदम, शोर्स एल्गोरिदम ना, वहां पे काम आ जाते हैं सारी चीजें। सिर्फ वहां नहीं, बहुत सारी जगह वहां पे भी काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमेजिनरी नंबर्स को। इन जनरल हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब होता है इनको कंबाइन करके भी लिखा जाता है। जैसे मैं एक्स और वाई एक्सिस को लिखता था ना 3,1, ऐसा, ये एक्स रिप्रेजेंट करता था, ये वाई, वैसा ही कुछ इसकी भी नोटेशन होती है। जेड से डिनोट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, पहला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इसको कभी भी रिप्रेजेंट करना चाहूं इन जनरल, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, जहां तक मेरे को याद आ रहा है यही बोलते हैं इसे। हाँ, इस प्लेन को, जो रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, इसको हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मेनली जितना काम का है उतना फटाफट से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद ध्यान रखेंगे दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये बड़े नेचुरली बाहर आएंगे। तो यहां तक समझ आ गया। तो मैं जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाने वाला हूं उतना ही काम का है। अगर तुम्हें लग रहा है कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, तो कोई भी इंटरनेट से एक पीडीएफ बुक के उठा लेना, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक। तो अगर मान लो मैं यहां पे एक रियल एक्सिस बना देता हूं और यहां पे एक इमेजिनरी एक्सिस बना देता हूं, याद रखना ये जो आई का स्क्वायर हम करेंगे तो -1 आने वाला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, है ना। तो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। अगर मैं कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो कुछ x में आएगा और कुछ y में आएगा, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसको मैं एक और तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो ये r है और ये जो एंगल है लेटस से इसको बोलते हैं थीटा। एक तो x y एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और एक हमारे पास r और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैं पूरे प्लेन का, 2D प्लेन का कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता हूं x, y से, या फिर r, थीटा से, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूं, ये x है, ये y है ना। तो अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो x बाय r, तो x आ जाएगा r cos थीटा। और ऐसे ही साइन थीटा क्या आ जाएगा, y बाय r, तो y आ जाएगा r साइन थीटा। तो ये आ जाएगा r cos थीटा, r sin थीटा। क्या हम यहां तक बात समझ पा रहे हैं? और अगर मैं, बढ़िया, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे। अगर मैं यहां पे z में ये वैल्यू पुट करना चाहूं, जो मेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मैं x की जगह लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r अगर मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसकी ना एक आइडेंटिटी होती है, ऑयलर नोटेशन बोलते हैं। एक मैथमेटिशियन थे, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है इन्हें, शायद इन्हें या गॉस को, दोनों में से एक को बोला जाता है। तो ये है ऑयलर। इन्होंने एक नोटेशन बताई कि इस पूरी चीज को, ब्रैकेट को, हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर i थीटा।
ई की पावर आयोटा थीटा। आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। याद रखना, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आंसर में आयोटा नहीं आ सकता, तब तो रियल नंबर ही आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में रियल नंबर्स ही काम में आते हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें हमारी कैलकुलेशंस में इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं। तो हमें ये इमेजिनरी नंबर्स कुछ ऐसे डिफाइन करने होते हैं, ऐसे यूज करने होते हैं कि आंसर में ना दिखे हमें ये। हम इनको यूज कर सकते हैं, बट जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ऑल्दो डेरिवेशंस में देखोगे तो नेचुरली इमेजिनरी नंबर्स तुम्हें दिखाई देंगे, जरूरत पड़ जाएगी। तुम खुद ही कहोगे, मैं भी नहीं कहूंगा, तुम खुद ही कहोगे कि भैया यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यूज कर सकते हैं। तुम खुद ही एकदम नेचुरली बोलोगे कि हाँ इमेजिनरी नंबर्स काम आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे तो तुम देखोगे अपने आप ही गायब हो जाएंगे इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस ही वैसे, हम डिफाइन ही चीजों को वैसे करेंगे। ये जो नोटेशन है ना, ये जो मैंने अभी बोला तुम्हें कैट और इसको बोलते हैं ब्रा, इसको कंबाइंड करके देखना तो ब्रैकेट, ब्रैकेट वहां से आया है। ये पॉल डिराक थे, उन्होंने ये नोटेशंस को डिफाइन किया था। ठीक है, तो काफी अच्छी नोटेशंस है। अगर मान लो तो आज के बाद हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, x प्लस आयोटा वाई, और हमारे मेन जो काम की है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये हमारे काम की है। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, लेट अस से r1 थीटा 1 r2 थीटा 2, आई थोड़ी चेंज होता है, आई तो आई है, तो z1 इंटू z2 करेंगे तो बन जाएगा r1 ई की पावर आयोटा थीटा और r2 ई की पावर आयोटा थीटा 2। मल्टीप्लाई करा तो r1 r2 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो स्केलिंग फैक्टर है, ये जो हमारे पास रेडियस जैसा काम कर रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन ई की पावर में पावर प्लस होती है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसा बन गया हमारे पास। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होते हैं, जो आगे लिखा होता है वो सिंपल मल्टीप्लाई, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो प्लस हो जाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतना डीप हम नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ने आए हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पढ़ने आए हैं। ऐसा स्पेस, ऐसी फील्ड जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उसको कॉम्प्लेक्स फील्ड बोलते हैं, है ना। मैंने बताया ना अभी फील्ड हम कौन सी यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली, अभी बताया था। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल, जो हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ बोल रहे हैं, तो हम कभी भी ऐसे लिखते हैं ना ए दिस, तो एक्चुअल में जो ए है ना, दिस इज अ स्केलर, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन जनरल। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, रियल भी हो सकता है, बट इन जनरल देखें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। तो अब मैं एक बहुत बढ़िया चीज डिफाइन करने वाला हूं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। कहीं पे लिख लेना अपनी नोटबुक के टॉप पे, जहां पे भी तुम नोट्स बना रहे हो। तो ये जो V ऑफ F हम पढ़ने वाले हैं, दैट स्पेस इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो V ऑफ F हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अच्छा, एक और चीज भी होती है हमारे पास, अगर मान लो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है Z, तो जस्ट उसकी मिरर इमेज हमारे पास होती है Z स्टार, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब इमेजिनरी नंबर का साइन उल्टा कर दो, कुछ ऐसा, Z स्टार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। ये भी हमारे काम की चीज होती है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक यूनिक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम Z इंटू Z स्टार कर दोगे, मतलब R ई की पावर आयोटा थीटा, R ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कर दोगे, है ना, इसको रिप्रेजेंट करके देखो इस नोटेशन में, तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, R स्क्वायर। तो अगर दो नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो तो सिंपल R स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जो मैं कैलकुलेशंस है वो भी अभी करके दिखाता हूं, पहले इसको देख लो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसका कुछ नाम भी देने वाले हैं। ये जो हमारे पास Z स्टार है, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो Z स्टार, Z एंड Z स्टार हैं, ये कंबाइंड मिलके बनाते हैं ड्यूअल नंबर सिस्टम। ये ड्यूअल क्यों पढ़ रहे हैं हम, दिस इज ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब वो जुड़वा भाई जैसा बोलते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा ही बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये चीज बट ऐसा सोच सकते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जरूरी है, बिकॉज
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर एवरी, नोटेशन बताओ एक मैथमेटिक्स की, फॉर ऑल, उल्टा ए इसको बोलते हैं फॉर ऑल। अच्छा, जिसको ये नहीं पता थी ये होता है देयरफॉर। आई होप सबको पता होंगे, बट कुछ है मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये तीन, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ये बिकॉज होता है ऐसा, ये होता है बिकॉज, ऐसा होता है देयरफॉर, ट्राइंगल जैसा, ठीक है। बिकॉज फॉर ऑल जेड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक जेड स्टार, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मिलके एक ड्यूअल नंबर सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम इसे, ठीक। और आज की फाइनल चीज, एक हमारे पास बड़ा स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर, बड़ा ही ज्यादा स्पेशल है। हम इसका एक नाम भी दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेज फैक्टर। ऐसा चीज जो डायरेक्शन बदल देगा किसी चीजों की। इसके बारे में मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए इसको सिर्फ डिफाइन करके छोड़ देते हैं, हमारे काम में आएगा। ऐसे समझ लो हम यहां पे लिख रहे हैं, बाद में वापिस आना पड़ेगा यहां पे देखने के लिए इसे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ा रहा हूं इसलिए अभी सिखा रहा हूं। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका R1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो ऐसा e की पावर आयोटा थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बड़ी स्पेशल चीज होती है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है, इसे बोलते हैं फेज फैक्टर। हमारे बहुत ज्यादा काम में आएगा, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, इसलिए इसको मैंने यहां पहले ही डिफाइन करके रख दिया है। एंड दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बाकी जब जब ये यूज में आएगा मैं दोबारा इसके बारे में जरूर बताता रहूंगा। आई होप कि आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेन काफी ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया शायद लेक्चर, मैंने ट्राई किया है जितना ज्यादा चीजों को एब्स्ट्रैक्ट रखा जाए उतना एब्स्ट्रैक्ट रखा है, क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी ये चीजें। और नेक्स्ट टाइम से जो हम लीनियर अलजेब्रा मेन पढ़ने वाले हैं उसमें अब काम आएगा ये सारा कुछ। अभी तो हमने थोड़ा सा झेल लिया है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी होंगी चीजें, जरूर लगी होंगी, न्यू चीजें हैं, 2 बार देखना पड़ जाए 2 बार देख लेना लेक्चर, बट आगे बहुत ज्यादा यूज में आएंगी सारी चीजें। आई होप यहां तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और मेहनत करो यार बहुत सारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।